friends. In previous lecture we have discussed reverse Carnot cycle. Now today we are going to discuss air refrigeration system, means Bell-Coleman cycle. Bell-Coleman cycle, it is also called reverse Brayton cycle and it is also called Joule cycle. Component of Bell-Coleman cycle: number 1, compressor. Number 2, cooler. थर्ड नंबर पे expander. It is also called turbine. Number 4, refrigerator. There are generally 4 components in the air refrigeration system. This one is compressor, this is cooler, this is called expander or turbine, and last one is refrigerator. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। इन रेफ्रिजरेटर सबसे पहले हम लोग जानेंगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है क्या। इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज जो हम लोग करते हैं जो अभी के टाइम में, वो है एयरक्राफ्ट सिस्टम। एयरक्राफ्ट में हम लोग यूज करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। COP of air refrigeration system is less than COP of VCRS. VCRS means Vapor Compression Refrigeration System। कहने का मतलब है कि COP जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का होता है वो लेस होता है, कम होता है कंपेयर टू VCRS। इसमें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो रेफ्रिजरेंट है एयर, और एयर को हम लोग सेंसिबल हीट पे यूज करते हैं। मींस कहने का मतलब इसका टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, बट इसमें फेज चेंजेस नहीं होता है। तो जिस भी सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फेज चेंजेस नहीं होगा, मींस हीट जो आपको डंप होगा या हीट जो रेफ्रिजरेटर में या कूलर में जो एब्जॉर्ब होगा वो कम होगा, जिसके वजह से आपका हीट डंपिंग जो होगा कंडेंसर में या एटमॉस्फेयर में वो कम होगा, जिसके वजह से आपका COP जो है वो कम होगा। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई फेज चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कोई फेज चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीट पे काम करता है। एयर को गर्म करते हैं और कुछ टेम्परेचर तक उसको ठंडा करते हैं, उसी से हमारा इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर, बिलो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। तो फेज चेंज नहीं होने के वजह से आपका लैटेंट हीट का रिमूवल कम होता है, जिसके वजह से आपका COP जो होता है वो लेस देन VCRS होता है। मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम से COP जो, उसका COP जो है वो ज्यादा होता है और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो COP होता है वो कम होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे एक एक पॉइंट करके देखेंगे। ये कंप्रेसर, दिस इज अ कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, ये कूलर है, ये एक्सपेंडर है और ये रेफ्रिजरेटर है। एक एक करके हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेटर से। तो रेफ्रिजरेटर में क्या है कि कोई भी गुड्स रखा हुआ, गुड्स कहने का मतलब क्या, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह या जो भी आप वेजिटेबल्स वगैरह मार्केट से लाए हैं इसमें रखे हैं। तो यहाँ से एयर जो आ रहा है, एयर जो आपका वर्किंग मीडियम है या रेफ्रिजरेंट आप बोलिए, जो रेफ्रिजरेंट है, यहाँ एयर क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर से, फ्रूट से या वेजिटेबल से हीट को गेन करेगा, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करके ये
बाहर निकलेगा और जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका प्रॉपर्टीज कैसा रहेगा, तो लो प्रेशर रहेगा और वार्म एयर रहेगा। लो प्रेशर जो हीट को लिया, हीट को लेने के बाद ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा गर्म एयर हो गया, वार्म एयर बन गया। अब लो प्रेशर वार्म एयर, लो प्रेशर कहने का मतलब कि रेफ्रिजरेटर जहां पे हम लोग हीट गेनिंग करते हैं या हीट रिजेक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ऑपरेट करते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अब यहाँ से हीट निकला, यहाँ से एयर निकला और ये एयर का किस फॉर्म में निकला, तो लो प्रेशर वार्म एयर के प्रॉपर्टीज को लेते हुए निकला। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं इसी लो प्रेशर वार्म एयर को हम लोग कंप्रेसर में इन कराते हैं। क्योंकि हमको कूलर में ले जाकर ठंडा करना है तो इस कंप्रेसर से होते हुए जाना होगा, तो ये कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जो है वो चेंज होकर के आपका हो जाएगा हाई प्रेशर, वार्म एयर जो है वो चेंज होकर के आपका क्या हो जाएगा, हॉट प्रेशर, हॉट एयर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आकर के जैसे ही कंप्रेसर में इन किया, कंप्रेसर उसको कंप्रेस्ड किया, कंप्रेस्ड करने के बाद ये किस में चेंज हो गया, हाई प्रेशर एंड हॉट एयर में चेंज हो गया, हाई प्रेशर एंड हॉट एयर में चेंज हो गया। हम इससे जब रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आप लोग को बताए थे कि कंप्रेसर में हमेशा गैसियस फोम को ही कंप्रेस करते हैं, हम कभी भी इसमें लिक्विड को कंप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि लिक्विड इज ए इनकंप्रेसिबल फ्लूइड और ये गैस, जितने भी गैस हैं वो सब क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स है। तो ये कंप्रेसर के अंदर हम लोग वैसे ही चीज को डालते हैं जिसको हम कंप्रेस कर पाते हैं। इसके अंदर एयर को हम लोग देंगे तो एयर को कंप्रेस कर दिए, एयर को कंप्रेस करने के बाद हमको क्या मिला, हाई प्रेशर एंड हॉट एयर मिल गया। हाई प्रेशर और हॉट एयर, इसको किस पे ऑपरेट करते हैं, कौन सा प्रोसेस पे, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पे हम इसको कंप्रेस कर दिए। कंप्रेस करने के बाद ये प्रॉपर्टीज आपको मिला, यही एयर आपका आ गया कूलर में, और कूलर में हम लोग सप्लाई क्या करते हैं, ये हमारा इनलेट है और ये आउटलेट है। यहां से हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, यहां से हम लोग सप्लाई करते हैं कोल्ड एयर और वाटर, यहां से इन होता है और यहां से इस पॉइंट से क्या होता है, वार्म एयर और वाटर यहां से आउट होता है इस पॉइंट से। इसमें हम लोग सप्लाई क्या करते हैं, इसमें हम लोग सप्लाई करते हैं कोल्ड एयर या वाटर, दोनों में से किसी चीज को हम इसके अंदर, इस कूलर के अंदर देते हैं और इस कूलर से वार्म एयर और हॉट एयर को यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से बाहर निकाल देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हाई प्रेशर हॉट एयर जब इसके अंदर जाएगा और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ऑपरेट हो रहा है, इस प्रोसेस पे ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको, हमको एयर को ठंडा करना है तो ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड एयर का यहाँ से सप्लाई करेंगे या कोल्ड वाटर का सप्लाई करेंगे, जिसके वजह से ये ठंडा हो जाएगा। अब ये जैसे ही कोल्ड एयर और H2O इसको ठंडा करेगा तो ये गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने के बाद इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और ये चेंज होकर के हमारा हाई प्रेशर एंड हॉट एयर जो है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो चेंज होकर के किसमें चेंज हो जाएगा, तो कोल्ड एयर एंड हाई प्रेशर। ये कोल्ड एयर एंड हाई प्रेशर में ये रेफ्रिजरेंट जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। हाई प्रेशर यहाँ पे भी था, हाई प्रेशर यहाँ पे भी है, हाई प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, हाई प्रेशर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेस लगाए हुए हैं वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो प्रेशर इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट रेफ्रिजरेंट गोज टू एक्सपेंडर, इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर आएगा वहां पे रेफ्रिजरेंट क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने के बाद इसका प्रॉपर्टी जो है वो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे आने जैसे ही एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन कैसा हो रहा है,
तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां पे आने के बाद क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, लो प्रेशर वेरी कोल्ड एयर, लो प्रेशर वेरी कोल्ड एयर में ये चेंज हो जाएगा यहाँ आने के बाद। ठीक है, एक्सपेंडर से जैसे ही पास हुआ लो प्रेशर वेरी कोल्ड एयर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे चेंज होने के बाद यहाँ पे आपको मिल गया, लो प्रेशर भी मिल गया और वेरी कोल्ड एयर भी मिल गया, ये दोनों चीज आपको मिल गया। अब जैसे ही इस वेरी लो प्रेशर और वेरी लो कोल्ड एयर को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर सप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका गुड्स रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, और वो वहां से क्या करेगा, लो प्रेशर कोल्ड एयर क्या करेगा, यहाँ से हीट को गेन करेगा, यहाँ से हीट को गेन करेगा। इस गुड्स जो भी आप रखे हैं यहाँ पे, यहाँ से हीट को गेन कर लेगा। हीट को गेन करके ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा ये हीट को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको रेफ्रिजरेटर को हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर वही का वही रह जाएगा, थियोरेटिकली प्रेशर वही का वही रह जाएगा, बट टेम्परेचर में इसका चेंजेस आ जाएगा। तो वेरी कोल्ड एयर जो है वो आपका चेंज होकर के किस में बदल जाएगा, वार्म एयर में बदल जाएगा। तो यहाँ से हीट को ये गेन कर लिया। अब ये हीट को गेन करने के बाद ये कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है, ये कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है। ठीक है, यही साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। आप इस साइड में आप देखिए, अब हम यहाँ पे बनाए पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो पीवी एंड टीएस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज ए प्रेशर लाइन एंड दिस इज ए वॉल्यूम लाइन, दिस इज ए टेम्परेचर लाइन एंड दिस इज ए एंट्रोपी लाइन। तो पीवी डायग्राम में आप देखिए प्रोसेस 1 to 2, इसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ये हो गया आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, ये भी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, HR को हीट रिजेक्शन से और HA को हीट एब्जॉर्प्शन से हम लोग यहाँ पे डिनोट करा दिया। ये प्रोसेस है आपका। तो प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। 2 to 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कूलर में हीट का रिजेक्शन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग हॉट एयर को ठंडा कर रहे हैं। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर, एक्सपेंडर में एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और 4 to 1 ये रेफ्रिजरेटर का है, जहां पे हमारा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं HA, जिससे हमारा हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। वैसे ही टीएस डायग्राम में आप देखिए, टीएस डायग्राम में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। हम लोग पहले से भी जानते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहने का आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही होता है एंट्रोपिक कांस्टेंट प्रोसेस। तो 1 to 2 एंट्रोपिक कांस्टेंट प्रोसेस, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब यहाँ पे 2 to 3 प्रोसेस, 3 to 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, और 4 to 1 प्रोसेस हीट एडिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हीट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हीट एडिशन कर रहे हैं तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। 1 to 2 प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। 1 to 2 में आप देख सकते हैं, 1 to 2 में आपका क्या हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है। 2 to 3 कूलर का प्रोसेस था, मतलब हीट आपका यहाँ पे रिजेक्ट होगा, लूज होगा, तो यहाँ पे हीट आपका टेम्परेचर आपका क्या होगा, डाउन होगा। और 3 to 4 प्रोसेस आपका एक्सपेंडर का प्रोसेस है, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आइसेंट्रोपिक कहने ही का मतलब होता है कि एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे इसमें, अब हम लोग चलेंगे पीवी एंड टीएस डायग्राम से। आपको सीओपी फाइंड आउट करना है, तो सीओपी फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्राम, ये वर्किंग डायग्राम था, ठीक है। अब
हम लोग उसका सीओपी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2। सबसे पहले इसका प्रोडक्शन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये 1, ये लाइन 2, ये हो गया आपका V2, ये हो गया V1, ये हो गया V4 और ये हो गया V3। सेम लाइन को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, सेम लाइन को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए प्रेशर लाइन पे। तो प्रेशर लाइन पे ये हो जाएगा P1 इक्वल टू P4 और ये हो जाएगा आपका P2 इक्वल टू P3। टीएस डायग्राम में देखते हैं। टीएस डायग्राम ये हो जाएगा आपका P4, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P3 और ये हो जाएगा P2। इसी तरह इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा S3 इक्वल टू S4 और S2 इक्वल टू S1। इंट्रोपी में हमारा क्या हो जाएगा S3 इक्वल टू S4 और S2 इक्वल टू S1। अब टेम्परेचर में क्या हो जाएगा P4, P1, P3 एंड P2। वॉल्यूम लाइन पे देखिए V1, V2, V4 एंड V3। प्रेशर लाइन पे देखिए P1 इक्वल टू P4 एंड P2 इक्वल टू P3। ये होगा। तो प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 कौन सा था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में आपका क्या क्या हो रहा था? तो पीवीटी देखेंगे, जनरली पीवीटी देखेंगे तो यहां से हम लोग देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे कितना था V1 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया V2। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? यहाँ पे V1 था, पहले P1 था प्रेशर, अभी प्रेशर क्या हो गया P2। तो यहाँ पे प्रेशर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब टेम्परेचर देखेंगे, पहले टेम्परेचर T1 था, अभी टेम्परेचर T2 हो गया। तो T1 यहाँ पे है, सॉरी ये हो गया T4, ये हो गया T1, ये हो गया T3 और ये हो गया T2। ठीक है। तो यहाँ पे अभी टेम्परेचर T1 है, अभी टेम्परेचर चेंज होकर के कितना हो गया T2, मतलब टेम्परेचर भी आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी आपका बढ़ रहा है। और ये प्रोसेस 1 to 2 कौन सा प्रोसेस था? कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का प्रोसेस है, मतलब कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस हो रहा है तो जनरली आप ही जानते हैं प्रेशर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बाय प्रोसेस, बाय डायग्राम। पीवीटीएस डायग्राम से भी हम लोग देख रहे हैं तो हमको यही चीज मिल रहा है। प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 क्या है आपका? हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस पार्ट पे आप देखिए T2 इक्वल टू P3, मतलब प्रेशर जो है आपका वो कांस्टेंट है। इस पार्ट पे देखिए वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहा है? तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है, पहले V2 था, अभी क्या हो गया V3 हो गया। टेम्परेचर में आपका क्या चेंजेस आ रहा है? तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? टेम्परेचर में दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या जानते हैं एक फार्मूला से, dQ इक्वल टू mc/dt। हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं dQ इक्वल टू mc/dt। अब यहाँ कौन सा प्रोसेस पे ऑपरेट हो रहा है? तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ऑपरेट कर रहा है। तो dQ इक्वल टू mcp/dt। dt का वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं? तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। प्रोसेस 2 to 3 के लिए देखिए
2 और 3 के लिए देखिए किसका टेम्परेचर ज्यादा और किसका टेम्परेचर कम है। ऑब्वियसली T2 का टेम्परेचर ज्यादा है और T3 का टेम्परेचर कम है, तो mCp T2 माइनस T3, ये इक्वेशन हम लोग 1 लिख सकते हैं, या फिर नई इक्वेशन देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में यहां से हम लोग देखेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या चेंजेस आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेशर पे 3 to 4, तो प्रेशर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन कर रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ना इस पॉइंट पे। 3 to 4 पे आपका प्रेशर कितना था, पहले P3 था, अभी प्रेशर क्या हो गया, P4 हो गया। तो प्रेशर P3 का वैल्यू ज्यादा है और P4 का कम है, इसलिए प्रेशर आपका यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। वॉल्यूम का केस में देखिए, वॉल्यूम आपका पहले V3 था, अभी वॉल्यूम कितना हो गया, V4 हो गया, मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। टेम्परेचर का केस में देखिए, पहले टेम्परेचर आपका T3 था, अभी टेम्परेचर आपका T4 हो गया, मतलब टेम्परेचर भी आपका ड्रॉप कर रहा है, टेम्परेचर भी आपका डाउन कर रहा है। ठीक है, एक लास्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं। लास्ट प्रोसेस है हमारा प्रोसेस 4 to 1। प्रोसेस 4 to 1 कौन सा है, हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर इसमें बोल ही दिए, तो प्रेशर आपका क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम और इसके टर्म में देखिए आपका रिजल्ट क्या मिलता है। वॉल्यूम और इसके टर्म में आप देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है। जैसे प्रोसेस 4 to 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो वॉल्यूम V4 था, अभी वॉल्यूम आपका क्या हो गया है, V1 हो गया है, मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। टेम्परेचर का केस में देखिए प्रोसेस 4 to 1 में आपका टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर पहले कितना था, T4, अभी कितना हो गया है, T1, और आप यहाँ पे लिखे ही हैं प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें भी dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, dq इक्वल टू mc dt। c अगर कांस्टेंट प्रेशर पे यूज हो रहा है तो mcp dt, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे यूज कर रहे हैं तो mcv dt। तो हम यहाँ इस प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे यूज कर रहे हैं, तो mcp dt आप बताइए dt आपका क्या होगा। तो प्रोसेस 4 to 1, तो टेम्परेचर T4 ज्यादा है कि T1 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T4। तो यहाँ पे इक्वेशन आपका dq इक्वल टू mCp T1 माइनस T4। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वर्क डन, मतलब COP फाइंड आउट करें, COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इक्वल टू क्या होता है, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। तो हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्शन कितना है, mCp, हीट रिजेक्शन कहां पे होता है, T2 माइनस T3, अभी हम लोग फाइंड आउट भी किए थे, माइनस mCp हीट एब्जॉर्ब कहां पे है, तो 4 to 1 प्रोसेस पे, तो T1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन T4, तो T1 माइनस T4। COP is equal to heat absorbed divided by वर्क डन। हीट एब्जॉर्ब हमारा कितना है,
Cp T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय AmCp वर्क डन हम निकाले यहाँ पे AmCp T2 माइनस T3 T2 माइनस T3 माइनस AmCp T1 माइनस T4 AmCp T1 माइनस AmCp T1 माइनस T4 इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो AmCp दोनों में है तो AmCp कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4 इतना आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से T4 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा T1 डिवाइडेड बाय T4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां से T3 को कॉमन ले लीजिए T2 डिवाइडेड बाय T3 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे T4 को कॉमन ले लीजिए T4 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T4 माइनस 1, ये इक्वेशन 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिए। अब यहाँ पे बाय द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग क्या जानते हैं, इन प्रोसेस 1 to 2 एक रिलेशन आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक का हम लोग एक रिलेशन, आइसोथर्मल पे हम लोग एक पॉलीट्रोपिक पे या आइसेंट्रोपिक पे या एडियाबैटिक में एक रिलेशन हम लोग निकालते थे। और रिलेशन हमारा क्या था, T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। ये चीज हम लोग करते थे, ये हमको इक्वेशन वहां से मिलता था। और प्रोसेस 1 to 2 के लिए हम लोग अप्लाई किए तब, 1 to 2 के लिए अप्लाई किए तब, अब प्रोसेस 3 to 4 के लिए यही अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोसेस 3 to 4 के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस जैसे T2 1 to 2 के लिए अप्लाई किए तो T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय P1 टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। अब T3 के लिए अप्लाई करेंगे तो T3 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय P4 टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। ये हमको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा T3 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय P4 टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। अब यहां से आप एक रिलेशन देख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P3 और P1 इज इक्वल टू P4। तो P3 के जगह पे हम लोग P2 लिख सकते हैं, P4 के जगह पे हम लोग P1 लिख सकते हैं। तो T3 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से मिटाना पड़ रहा बार बार, आप समझिए। हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, P2 इज इक्वल टू P3, P2 इज इक्वल टू P3 एंड P1 इज इक्वल टू P4। ये इक्वेशन हम, ये चीज हमको इस डायग्राम से ये रिलेशन हमको मिला। तो P2 इज इक्वल टू P3, P1 इज इक्वल टू P4। अब यहाँ पे हम लोग P3 के जगह पे P2 लिख देंगे और P4 के जगह पे हम लोग P1 लिख सकते हैं। T3 by T4 is equal to P2 by P1. That means T2 by T1 is equals to T3 by T4। ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा। अगर हम इसको इसमें पुट कर देते हैं
T3/T4 इक्वल टू P2/P1 हो जाता है, तो T2/T1 इक्वल टू T3/T4 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से और हम लोग इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4। जहां जहां भी T2/T3 है हम लोग T1/T4 लिख सकते हैं, या जहां जहां भी T1/T4 है हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2/T3 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इक्वेशन जो आप निकाले थे उस इक्वेशन में पुट करके देखिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा, COP का वैल्यू मिल जाएगा। COP ऑफ R इज इक्वल टू, हम लोग क्या निकाले थे T4 T1 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1, जो इक्वेशन 1 था आपका। दूसरे केस में हम लोग क्या निकाले थे, T3 T2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस 1 माइनस T4 T1 माइनस T4 माइनस 1, यही इक्वेशन हम लोग निकाले थे। इसी इक्वेशन में अब इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, T4 T1 माइनस T4 माइनस 1, हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। T4 T1 माइनस T4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T3 है यहाँ पे, और T2/T3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 डिवाइडेड बाई T4, T3 को ऐसे ही छोड़ दिया, इनटू T2/T3 जगह हम लोग लिख दिया T1 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1। अब सब इक्वेशन में आप देखिए T1 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1, T1 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1, T1 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1, ये तीनों में आ गया। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, T4 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T4। COP ऑफ R इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, COP ऑफ R इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, T4 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T4। यहां से ये इक्वेशन आपको मिल गया। अगर इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो और सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिलेगा, देखते हैं। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो COP ऑफ R इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाई, यहां से T4 को कॉमन ले लेते हैं, यहां से T4 को कॉमन लेते हैं नीचे से, तो आपको मिलेगा क्या, T3 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत, ये आपको मिल गया ना, T3 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1, और T3 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1 को हम लोग और क्या लिखते हैं, T4 और T4 को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से T4 और T4 को कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिला क्या, 1 डिवाइडेड बाई T3 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1। अब T3 डिवाइडेड बाई T4 माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई T3 बाई T4 लिख सकते हैं ना, टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा, T3 डिवाइडेड बाई T4 टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये आप लिख सकते हैं। अब P3 बाई P4, P3 को आप क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं, P4 को आप क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग और क्या इसको कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई P3 के जगह पे हम लोग P2 कर दिए, और P4 के जगह पे हम लोग P1 कर दिए, टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये इक्वेशन आपको मिल गया, COP ऑफ R इक्वल टू, ये इक्वेशन मिल गया। इतना भी लिख सकते हैं, P3 बाई P4 भी लिख सकते हैं, P2 बाई P1 भी लिख सकते हैं। और अब हम लोग जानते हैं P2 बाई P1
इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो, और P3/P4 और P2/P1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर रेशियो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आरपी से। तो COP ऑफ R इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई RP टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो COP ऑफ R इक्वल टू आपको क्या मिल गया, COP ऑफ R इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1 डिवाइडेड बाई RP टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। बेल कॉलमन साइकिल में हम लोग COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो देखते हैं, यही फार्मूला हमको मिला। अब इसी फार्मूले पे हमको न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है, इसी फार्मूले को आपको याद रखना है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ बेल कॉलमन साइकिल और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।